नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा खास शो जो आपको आर्थिक आजादी दिलाने में मदद करेगा। इस शो में हम अगले आधे घंटे ऐसे रिटर्न के वीर शेयरों की बात करेंगे जो ग्रोथ के पथ पर बिना रुके तेजी से बढ़ते जाएंगे। ये वो कंपनियां हैं जो ना सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे बल्कि देश की तरक्की में भी खास योगदान दशकों से निभा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं खास शो स्वदेशी सुपरस्टार कमाई असरदार। तो ये खास शो समर्पित है देश की उन कंपनियों को जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। जी हां, बात कर रहे हैं पीएसयू यानी कि सरकारी कंपनियों की। और आपको उन सरकारी कंपनियों में मौके बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। फिलहाल हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं और प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। थोड़ी देर में जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सनी और राघवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया, स्वागत करेंगे इस शो में। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे और सीधे शेयरों की ही बात करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हमारा जो देश है, पीएसयूज का लंबा इतिहास रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो या फिर बाकी के सेक्टर्स। लंबा चौड़ा इतिहास है और बहुत सारी ऐसी दमदार कंपनियां हैं। और हमने देखा भी है कि पिछले 1-2 साल में पीएसयूज ने जो रिटर्न कमा के दिए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो निजी कंपनी उनको भी पीछे छोड़ा है। तो क्या मोमेंटम बरकरार रहेगा, ये जानेंगे और ये भी समझेंगे कि अभी वैल्यूएशन के हिसाब से और ग्रोथ के लिहाज से कौन से बढ़िया शेयर दिख रहे हैं। राघवेंद्र, शुरुआत आपसे कर रहे हैं, बताइए आपका पहला शेयर कौन सा है? गुड आफ्टरनून टी9 स्वदेश का टीम। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। पीएसयू स्टॉक्स पर मैं अपना पहला स्टॉक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल बीएचईएल कहेंगे। इसका करंट प्राइस 290 का आ रहा है और हमें लगता है करंट प्राइस 290 पर भी बीएचईएल में 1 साल की अवधि के लिए अगर आप लेते हैं तो 30% की अपसाइड संभव है। इसका लक्ष्य 380 का बनता है। बीएचईएल एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड मार्केट लीडर कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो जो थर्मल पावर प्लांट होता है, कोयले से बिजली जो बनती है, उसका जो प्लांट अगर सेटअप करना है तो बीएचईएल का इसमें ऑलमोस्ट मोनोपोली है। मार्केट लीडरशिप, मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। तो जैसे जैसे थर्मल प्लांट बनेंगे बीएचईएल की ऑर्डर बुक बढ़ती रहेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप में भी बीएचईएल का एक्सपर्टीज है। तो इसको चलते बीएचईएल 290 के प्राइस पर ले सकते हैं। 30% की अपसाइड, 380 का टारगेट। एक बात मैं पीएसयूज को लेकर अभिषेक जी आपके इस पे ऐड करूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि पीएसयू स्टॉक्स ले लीजिए, ये कंपनी सारी टर्न अराउंड होगी, तब आपको अपने कोर पोर्टफोलियो में ओवरवेट हो जाना चाहिए पीएसयू स्टॉक्स को लेके। और ये बात ज्यादा दूर की नहीं है, 2024 की बात है जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा था पीएसयू स्टॉक्स अपने शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। तो वही आपकी आज की शो की थीम है, उसी को आप डबल रीआइटरेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन्होंने भी लेके रखा है राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर उनको फायदा हो रहा होगा। 100 रुपए का शेयर हुआ करता था बीएचईएल, अब 300 रुपए के मुहाने पर खड़ा है, उसके ऊपर भी गया था। हमने देखा था कि 335 रुपए इसका हाई है और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखाई है। लेकिन आपके लिए बेहतर मौका है। 60 साल ये पुरानी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, दमदार कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं। पावर इक्विपमेंट बनाने में मतलब बहुत ही अग्रणी कंपनी है ये। 380 रुपए के लक्ष्य के लिए 1 साल के लिए आप इसको खरीदिए और फिलहाल जो भाव है वो है 288 रुपए के आसपास की। तो पहला शेयर हो गया बीएचईएल। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका। सीधे शुरू करेंगे सर, चर्चा बिना भूमिका बांधे। सीधे पहला शेयर आपका पीएसयू स्पेस से कौन सा है आपकी पसंद? 15 सेकंड तो बिल्कुल लूंगा अभिषेक जी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पहला विकल्प हमारे तरफ से होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। सरकारी कंपनी है, करीबन 8 या 9 भिन्न विभिन्न कारोबार एक बैलेंस शीट के तहत होता है इनका। और हाइड्रोकार्बन से लेकर के ग्रीन हाइड्रोजन, कॉम्प्लेक्स टर्न की इंजीनियरिंग, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन, डिसैलिनेशन वगैरह वगैरह वगैरह। और जिस प्रकार से योजनाएं हैं
भारत को एक बहुत ही बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनाने के लिए, तो आधुनिक उत्पादन क्षमता की जरूरत पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए, और ये कंपनी वहां पर अच्छा खासा योगदान देती है। 325 के लक्ष्यांक है, और जो भी कंपनियां आज हम इस शो पर निवेशकों को निवेश के लिए बताएंगे वो बुनियादी तर्क पे है, और उसके लिए 12 या उससे ज्यादा यानी कि साल 1.5 साल का या उससे ज्यादा नजरिया होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इंजीनियर्स इंडिया ये पसंद है। 214 रुपए के आसपास के भाव इसके हैं, 325 रुपए का लक्ष्य है, और अवधि आपको रखना है 1 साल। अच्छा, ये शेयर भी बहुत चला था, 300 रुपए के ऊपर ये निकला था, और वहां से थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्शन हमने देखा है, तो आपके लिए बड़ा अट्रैक्टिव प्राइसिंग भी इसकी हो गई है। ग्रोथ को लेकर कोई सवाल नहीं है। ये गुरांग सर के रडार पर ये पहला शेयर है। 1 साल की अवधि में 325 रुपए का टारगेट, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी कि EIL। सनी, आपका पहला शेयर कौन सा होगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई एडवांस में। पहला पिक मेरा रहेगा REC लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹650। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वन ऑफ द लीडिंग पावर फाइनेंस कंपनी है, और रिसेंटली हमने देखा था कि जून क्वार्टर के नतीजे काफी रोबस्ट नतीजे आए थे, जहां हमने उनका जो लोन बुक है 24% से ग्रो होते हुए देखा था। एट द सेम टाइम अगर मैं थोड़ा लंबा होराइजन रखता हूं तो कंपनी ने अपनी जो लोन बुक है डबल करने का टारगेट रखा है 2030 तक, जो कि काइंड ऑफ 14 से 15% केगर ग्रोथ को दर्शाती है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो FY25 में 1.9 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रही है कंपनी, FY26 में 1.6 टाइम, और ROE 19 से 20% का दर्ज करती है। मुझे लगता है कि एक प्रॉक्सी प्ले है, जिस तरह से इंडिया में पावर का डिमांड बढ़ रहा है, बोथ थर्मल एज वेल एज रिन्यूएबल, उसके चलते जो पावर फाइनेंस कंपनीज है इनके जो नंबर्स है, नतीजे हैं, काफी बेहतरीन रहेंगे अगले 3 से 5 साल के नजरिए से, और इसी के चलते मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में REC को ऐड करना चाहिए। ठीक है, REC 562 रुपए का भाव है, 650 रुपए का टारगेट है, और इसी लेवल के बाद जाके हमने देखा था कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी। 650 को क्रॉस किया था REC ने, फिलहाल 562 पर है, तो कैचअप करने की कोशिश पुराने भाव को करेगा शेयर ये। 1 साल के लिए 650 रुपए का टारगेट, एक डिसेंट सा आपको अपसाइड इससे मिल जाएगा। REC PFC दोनों स्टेबल काउंटर हैं, और जो रिटर्न कमा के दिए हैं पिछले 1 साल में वो तो कमाल का ही रहा है। मतलब ये शेयर अपने भाव से 2.5 गुना 3 गुना तक हुए हैं। मतलब जो एक समय चलते नहीं थे, लगता था कि PSUs को हो क्या गया है, वो PSUs मतलब ऐसे चले हैं कि मतलब सरप्राइज किया है सबको, पूरे स्ट्रीट को। अगला शेयर गौरांग सर आपका कौन सा होगा? पहला तो हमने सुन लिया, बढ़िया शेयर EIL। दूसरा शेयर कौन सा आपका? तो दूसरा विकल्प BEL, इस कंपनी को हमने चयन किया है। डिफेंस ऑर्डर को लेकर के बहुत ही सकारात्मक परिस्थिति हाल ही में जो इस नए वित्तीय वर्ष के हमने पहली तिमाही के नतीजे देखे, वहां पर जो घोषणाएं हुई है, और ये डिफेंस के ऑर्डर्स न तो सिर्फ आपको हमारे देश में से मिल रहे हैं, लेकिन विदेशों में भी काफी अच्छे इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। निरंतर सुधार तिमाही दर तिमाही में हमें देखने मिला है, और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार का एक बेनिफिट या एडवांटेज टेक्नोलॉजिकली जो BEL के पास है, उसके आधार पर जो ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन रन रेट है अभिषेक, वो यहां से और तीव्र हो सकती है। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए आप कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में अगर आपने निर्णय लिया है निवेश करने के लिए, तो आपकी समय सीमा है ना, वो थोड़ी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज टाइम लगता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटोटाइप से लेकर के मास प्रोडक्शन। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ा समय सीमा का आपको आभास होना चाहिए, थोड़े लंबे अवधि के लिए। 380 के लक्ष्यांक BEL में निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के लिए। ठीक है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी 292 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 380 का लक्ष्य है, तो ठीक ठाक एक बढ़िया अपसाइड अभी भी आपके लिए बाकी है BEL के शेयर में। मार्केट कैप के लिहाज से थोड़ी सी छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन दम इसमें बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे, इस साल भी 60% के आसपास तक के रिटर्न दे दिए हैं, और साल भर में करीब करीब 2.5 गुना ये शेयर हो गया है BEL अपने भाव से, लेकिन आगे भी रिटर्न पोटेंशियल इसमें मजबूत हैं। ये शेयर आप जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में, अगर है तो बिल्कुल बने रहिए उसमें। राघवेंद्र जी,
अगला शेयर आपका कौन सा होगा सर? पीएसयू स्पेस से हमारा अगला स्टॉक SJVN रहेगा, सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड। ये कंपनी मेजरली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है, जो पानी से बिजली बनाती है। और धीरे धीरे SJVN अपना एक फोरे एक्सपेंशन सोलर एनर्जी जनरेशन में भी कर रही है। कंपनी ने काफी ग्लोबल एक्सपेंशन किया है क्रॉस एशिया, स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट एशिया। हाइड्रो पावर और सोलर पावर रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये कंपनी काफी अच्छी रहेगी। 144 का इसका करंट प्राइस है। हमें लगता है 1 साल की अवधि के लिए अगर आप रखते हैं तो 180 का टारगेट बनता है, जो कि 25% अपसाइड रहेगी। SJVN में एक सबसे अच्छी बात यह है, इसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग 81% है और म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर्स लगभग 10% का होल्डिंग रखते हैं। तो 91% का होल्डिंग काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इससे कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो एक प्राइस में काफी बड़ा अपसाइड आ सकता है। 180 का लक्ष्य के लिए SJVN हाइड्रो पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन, कॉन्सेंट्रेटेड प्रमोटर होल्डिंग, ये सभी थीम्स को चलते ये एक अच्छा सेफ बेट रहेगा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए 1 साल की अवधि के लिए। बिल्कुल दिग्गज कंपनी SJVN, और देखिए नतीजे भी इसके अच्छे आए हैं। आय में 30% के आसपास का उछाला, जैसा कि राघवेंद्र जी बता रहे हैं कि इसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग अच्छी है। और विद इन उस स्पेस में अगर आप देखें ना, फंड्स में LIC का बड़ा निवेश है SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में। 55,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। सॉलिड कंपनी, 50 रुपए के आसपास का भाव था इसका, और वहां से जो चला है शेयर ना, सरप्राइज किया है। तोड़ फोड़ रिटर्न हम कहेंगे, 50 से सीधे 150, 180 का टारगेट आपको इसमें मिलेगा। 1 साल तक आपको होल्ड करना होगा ये शेयर। सनी, आपका नेक्स्ट शेयर कौन सा है? अभिषेक जी, मेरा नेक्स्ट पिक रहेगा ऑयल एंड गैस सेक्टर से जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL। बेसिकली HPCL की जो ओनरशिप है ONGC के पास है, 54% थे। वन ऑफ द लीडिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। रिसेंटली हमने Q1 में देखा था कि थोड़े नतीजे वीक आए थे, और उसके पीछे कारण ये था कि जो LPG की रिलेटेड जो अंडर रिकवरी थी, उसका बोझ कंपनी के ऊपर आते हुए देखा था। एट द सेम टाइम ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन प्रेशर में थे, बट पोस्ट जून हमने देखा है कि GRM ग्लोबली इंप्रूव हुए हैं। एट द सेम टाइम मार्केटिंग मार्जिन इंप्रूव होने का स्कोप है। HPCL में जो सबसे बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है कि इनके काफी सारे केपेक्स जो है अब कंप्लीट होने आ रहे हैं, और FY 25-26 से हम एक बड़ा रैंप अप देखेंगे अर्निंग ग्रोथ में। एट द सेम टाइम FY 28 में कंपनी का ये मानना है कि 40,000 करोड़ का EBITDA कंपनी दर्ज कर सकती है। आज के डेट में कंपनी का मार्केट कैप 80,000 करोड़ है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म हॉराइजन है तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल के वोलेटिलिटी के चलते स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है शॉर्ट टर्म में। तो जो शेयर होल्डर रोज ट्रेड करना चाहते हैं, इससे शायद दूर रहना चाहिए। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उन्हीं के लिए ये पिक है। ठीक है, HPCL 375 रुपए के आसपास से लास्ट ईयर इस टाइम ये शेयर था 175 के आसपास का, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना चला है ये। और एक और अच्छी चीज़ है कि डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी ठीक ठाक है। अगर शेयर ना भी चले ना, तो पोर्टफोलियो कहने की सेफ्टी नेट देने का काम करता है। 5.5-6% के आसपास तो डिविडेंड कंपनी ये दे देती है, लेकिन आप ग्रोथ के लिए इसको चुनिए। 1 साल में 450 रुपए का लक्ष्य मौजूदा स्तर से आपको HPCL में मिल जाएगा। ठीक ठाक बढ़िया ग्रोथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अभी और कई सारे सरकारी सितारे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, और आपके लिए कुछ और बढ़िया शेयर खोजेंगे इस खास शो में स्वदेशी सुपरस्टार कमाई असरदार। स्वागत है आपका फिर से हमारे खास शो स्वदेशी सुपरस्टार कमाई असरदार में, और हमारे 3 एक्सपर्ट हैं जो आपको एक से बढ़कर एक PSU कंपनियों के विकल्प दे रहे हैं बाजार में कमाई करने को लेकर। हमारे साथ हैं गौरांग शाह हैं, राघवेंद्र केडिया हैं और सनी अग्रवाल हैं। ब्रेक से पहले हम 6 शेयर ले चुके हैं जो देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को चमका रहे हैं, और पिछले 1 साल में तो कमाल के रिटर्न्स दिए हैं। और भी शेयर जानते हैं, और शुरुआत करेंगे गौरांग सर आपसे ही। बताइए नेक्स्ट स्टॉक कौन सा होगा आपका? तो अभिषेक, प्रयास ये किया है हमने कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा जब हम लोगों तक पहुंचे तो उनको देश की उन्नति, प्रगति और विकसित होने का एहसास हो। 5 स्तंभ हमने चुने थे, उसमें से 2 का तो जिक्र कर दिया, इंजीनियर्स इंडिया और BEL। तीसरा जो होगा वो वित्तीय क्षेत्र से होगा।
और वहां पर हमने चुना है हमारे देश की सबसे बड़ी और अहम बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऋण की मांग निरंतर बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है अभिषेक। और जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, उनकी जरूरत भी आगे बढ़ती जाएगी। नतीजों को लेकर के पारदर्शिता दिखाई दे रही है, और खास करके जो सुधार ग्रॉस नेट एनपीए में हुआ है और आने वाले भविष्य में होगा, उसके कारण प्रोविजनिंग नीचे आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी में मजबूती दिखेगी, और ऋण की मांग बढ़ने से आपके जो मार्जिन्स हैं, इंटरेस्ट मार्जिन्स, वो भी सुधार होंगे। ब्याज दरों को लेकर के अभी अभी हमने पिछले हफ्ते माननीय गवर्नर साहब की टिप्पणी सुनी है, और अगर महंगाई दर नियंत्रण सीमा के भीतर आ गई तो शायद ब्याज दरों में कटौती भी आते हुए दिखेगी। तो ये जो पूरा परिस्थिति और माहौल है, मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र की तरफ दर्शाता है कि ये क्षेत्र काफी अच्छा करेगा। 950 के लक्ष्यांक है अभिषेक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लंबी अवधि के लिए। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 950 रुपए का लक्ष्य, और 800 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं कि आकर ये सपोर्ट लेता हुआ भी शेयर दिख रहा है। 875 रुपए के आसपास से गया था, वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और इस वक्त है 800 रुपए के आसपास। बढ़िया, कोई दो राय नहीं। मतलब अगर आपको सरकारी बैंकों में कुछ रखना है तो बहुत ही सीमित गिने चुने विकल्पों पर भी आपको गौर करना चाहिए, और एसबीआई निश्चित तौर पर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देश की तरक्की में, नेशन बिल्डिंग में इस बैंक का निश्चित तौर पर एक बड़ा योगदान रहा है, और हम सैल्यूट करते हैं इस बैंक को इसके कामों के लिए। सनी, आप बताइए, आपका अगला शेयर कौन सा होगा? अभिषेक जी, मेरा अगला शेयर रहेगा मेटल सेक्टर से, जो है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। हालांकि आज माइनिंग और मेटल कंपनी प्रेशर में है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के चलते, बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो पेनल्टी का जो इम्पैक्ट है, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कलेक्शन का इम्पैक्ट है, वो बहुत नॉमिनल रहेगा, क्योंकि वो 12 साल में ग्रेजुअली पे करना है। कमिंग टू नाल्को, अगेन वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, एल्यूमिनियम की इंटीग्रेटेड प्लेयर है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम पावर, सभी को लेकर के काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे डिक्लेयर करे थे कंपनी ने Q1 में, जहां हमने देखा था कि EBITDA और पैट तकरीबन 57% और 72% बढ़े थे। एट द सेम टाइम एक जो और एक ट्रिगर मुझे लगता है कंपनी में कॉस्ट सेविंग के एंगल से, जो कैप्टिव कोल माइनिंग है, उसकी जो कैपेसिटी है 2 मिलियन टन FY24 में थी, वो बढ़ करके 4 मिलियन टन होगी, और इसी के चलते हम देखेंगे कि जो कंपनी के मार्जिन एक्सपेंशन है उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट आते हुए दिखेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो FY26 में EV/EBITDA पर 6.8 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशन है। और एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम एज अ कमोडिटी इज अ रिलेटिवली स्टेबल कमोडिटी, बहुत ज्यादा हम वोलेटिलिटी देखते नहीं है ग्लोबली प्राइसिंग में। और एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम एज अ कमोडिटी इज रिप्लेसिंग मेटल, स्टील एंड अदर कमोडिटी ड्यू टू लो वेट एंड बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी के चलते हमने PSU बास्केट में नाल्को को चुना है। ठीक है, जो भी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका स्टील वाली कंपनीज पर ज़्यादा असर होगा, और ये एल्यूमिनियम वाली जो कंपनीज उस पर थोड़ा सा कम असर होगा। ऐसे कैलकुलेशन है फिलिप कैपिटल का कि इनके मार्केट कैप पर 1 से 2% का असर हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, कोई टेंशन नहीं। 1 साल के लिए लक्ष्य होगा 200 रुपये का नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, राघवेंद्र जी, आपका अगला शेयर कौन सा है? PSU स्पेस से हमारा अगला स्टॉक रहेगा इरकॉन। ये कंपनी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे ट्रैक डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में फोकस करती है। इसका करंट प्राइस 260 का है, और हमें लगता है इरकॉन में 30% की अपसाइड 1 साल में संभव है। 340 का लक्ष्य बनता है। हम हर एक स्टॉक में कैटलिस्ट की तलाश करते हैं, और इरकॉन का एक कैटलिस्ट है जो इंडिया के करंट रेलवे मिनिस्टर हैं, जो पहले भी रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, मिस्टर अश्विनी वैष्णव, जिनका बहुत बड़ा फोकस है रेलवे ऑटोमेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ओवरऑल सेफ्टी डेवलपमेंट अक्रॉस द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको चलते हमें लगता है इरकॉन की ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया रहेगी। करंटली भी इरकॉन के 5 फॉरेन कंट्रीज में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स लाइव हैं। इरकॉन एक डेट फ्री कंपनी है, इसमें नेट लोन 0 है। इसके अलावा कंपनी का बहुत ही जेनरस डिविडेंड पे आउट है, लगभग 3% प्लस का एनुअल डिविडेंड देती है। तो इरकॉन एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रेलवे डेवलपमेंट फोकस
कंपनी रहेगी। 340 का लक्ष्य पर आप रख सकते हैं 1 साल की अवधि के लिए। एक ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेके आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक इरकॉन का बन सकता है। एक साल के लिए 340 रुपए का लक्ष्य है इरकॉन के लिए, और हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से जुलाई में इसने अपना जो हाई बनाया वहां से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, 260 रुपए के आसपास का भाव है। तो आपके लिए क्या है ना कि देखिए ये शेयर आप जितने भी पीएसयूज अभी देख रहे होंगे ना, ये सारे के सारे अपने ऊपरी भाव से करीब करीब 15% 20% नीचे आकर कारोबार कर रहे हैं। तो आपके लिए अट्रैक्टिव मौका बनता है, क्योंकि शेयर चले बहुत थे और ऊपर अगर आप पकड़ते तो शायद थोड़ा सा वैल्यू के लिहाज से थोड़ी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अभी ये सही भाव पर आ गए हैं। इरकॉन करीब 70 साल पुरानी ये कंपनी है और निश्चित तौर पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो भविष्य इसका उज्जवल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए टारगेट होगा 340 रुपए का, अवधि 1 साल की। गौरांग सर, हमने देखा कि राघवेंद्र जी ने और सनी ने दोनों के लिस्ट में ये एनर्जी स्पेस वाली सरकारी कंपनी जरूर है, आपने कुछ नहीं डाला है, तो क्या मान के चले जो अगला दो शेयर हैं उसी स्पेस से होंगे? तो ऊर्जा जितनी आखिर में आप इस्तेमाल करो उतनी ज्यादा चलती है। पहले से आप ऊर्जा बर्बाद कर देंगे तो फिर आखिर में आपको जो एक धक्का मारना है वो नहीं मार सकेंगे। तो आखिर में जो 2 विकल्प हमने ढूंढे हैं वो ऊर्जा से ही है। एक है हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल और डीजल, यानी कि आपकी जो कन्वेंशनल फ्यूल सिस्टम कहते हैं, और दूसरी है हमारी देश को उन्नति को प्रगति देने वाली ऊर्जा, वो है विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला विकल्प जो हमने चुना है वो ओएनजीसी है, 410 के लक्ष्यांक है। अभिषेक जी, हमारे देश में एक पॉलिसी है, एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, एनईएलपी पॉलिसी। इसका जो ढांचा था कुछ समय पहले, वो ऐसा ढांचा था कि ना तो वो सरकारी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रहा था और निजी क्षेत्र की कंपनियों तो बहुत दूर की बात हो गई कि किसी प्रकार का आकर के यहाँ पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करे। लेकिन कुछ समय पहले सरकार ने, तेल मंत्रालय ने और डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने एक आत्मचिंतन किया और उसके तहत एनईएलपी पॉलिसी में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए, जिससे एक संतुलित वातावरण सरकारी कंपनियों को और निजी क्षेत्र कंपनियों को मौका मिलेगा। जो हमारे देश में कुदरती भंडार है कच्चे तेल के और गैस के, जमीन में, समुद्र में और बहुत ही गहरे समुद्र में, उसकी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा, जिससे 2 बातें होगी। एक तो हमारा जो ऑयल बिल है, इंपोर्ट बिल, वो कम होगा, और दूसरा है हमारी जो निर्भरता है ऑयल इंपोर्ट्स और गैस इंपोर्ट्स को लेकर के, वो कम हो जाएगी। ये पूरा समीकरण देखते हुए 410 के लक्ष्यांक जिस प्रकार से ये कंपनी ने कामकाज किया है हमारे देश के लिए, और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से हमारी निर्भरता जो है इंपोर्ट्स के ऊपर वो दूर करने की बात है, तो काफी अहम भूमिका निभा सकती है कंपनी ओएनजीसी। ठीक है, तो ये शेयर आपके लिए, उम्मीद करते हैं कि इनमें से बहुत सारे शेयर हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में हों। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मौका नहीं ले पाए हैं कमाई का इन शेयरों में, तो अभी आपको बढ़िया फिर से मौके मिल रहे हैं। और ये तमाम शेयर हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिए हैं कि कहां कहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए और कौन से वो शेयर हैं जो देश की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे करेंगे और आपको कमाई के मौके भी देंगे। चलिए फिलहाल शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, गौरांग सर, राघवेंद्र जी और सनी जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। इस शो में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।